मगर नौशाद साहब, रानियां और राजकुमारियां अब इस दौर में क्यों? रियासतें तो ख़त्म हो चुकी हैं। रियासतें ख़त्म हो गई हैं, राजा रानियां तो नहीं ख़त्म हुए। वजीफ़े मिलते हैं और इतने मिलते हैं कि वो अब भी राजा रानियां हैं। ओह, ये मामला है। और भी बहुत कुछ है मेरी जान, तुम चलो तो, नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन मैं भी नौशाद के साथ मसरूफ़ रहा था। मेहताब अली को अपने जाने के बारे में बता दिया था। साड़ियाँ बिलाशुबा खूबसूरत थीं। तमाम तैयार हो गईं और मैं और नौशाद चल पड़े। रेल के सफ़र के दौरान नौशाद ने कहा, हम शक्तिपुर उतरेंगे। कहाँ? मैं चौंक पड़ा। शक्तिपुर? वहाँ से गाड़ी लेकर भटंडा जाएंगे। रेल भटंडा नहीं जाती? जाती है, लेकिन शक्तिपुर में हमारा सप्लायर भगवती प्रसाद रहता है। ये ऑर्डर उसी के तवस्सुत से मिला है, उसे भी साथ लेकर जाना होगा। अच्छा, मैंने गर्दन हिला दी। और फिर यार, वहाँ अपने कुछ और रिश्तेदार भी रहते हैं, तुम्हें भी उनसे मिलवाएंगे। नौशाद ने एक आंख दबाते हुए कहा। मैं उसकी बात को समझ नहीं सका था। शक्तिपुर पहुँच गया। बड़ी यादें वाबस्ता थी यहाँ से। हाजी फयाज के एजेंट भगवती प्रसाद ने बड़ा अच्छा खैर मकदम किया। सारे इंतज़ामात किए और कोई तकलीफ़ नहीं हुई। शाम को नौशाद ने मुझे तैयार होने के लिए कहा और बोला, बहुत उम्दा से कपड़े पहन लो, बड़ी मेहमान नवाजी होगी। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया था। फिर हम चल पड़े। मगर जब तांगा उस बाज़ार में दाखिल हुआ जहाँ मैं रत्ना की हैसियत से काफ़ी वक्त गुजार चुका था, तो मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। रमा रानी, कृष्णा, सब याद। यहाँ कहाँ? मैंने घबराए हुए लहजे में पूछा। यहीं तो अपने रिश्तेदार रहते हैं यार, सारे रिश्ते दिल के होते हैं। और मियाँ अपनी एक दिल दादा है, लक्ष्मी। लक्ष्मी? मेरे मुंह से निकला। हाँ, बहनें तो 2-3 हैं, मगर लक्ष्मी से अपनी अपनी छनती है। वो अब यहाँ कहाँ? मैंने आहिस्ता से कहा। ऐं? क्या? कुछ नहीं। घबरा रहे हो कुछ? हाँ अम्मा, ज़िंदगी के मज़े लूटो, जो नहीं देखा वो देखो, इसी का नाम ज़िंदगी है। हम तांगे से उतर गए। मेरे कदम बोझल हो रहे थे। लक्ष्मी इस बाज़ार में एक ही थी, कृष्णा की बहन। और बनारस में जो कुछ हो चुका था उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कोठा आबाद था। न जाने किस कैफियत में मैं ऊपर पहुँचा और सबसे पहले मालती ने मुझे देखा। अरे रत्ना, तू आ गया। रमा जी, अपना रत्ना आ गया, रत्ना आ गया, रमा जी। मालती चीखती हुई अंदर दौड़ गई। नौशाद बौखलाकर मुझे देखने लगा। मेरा हलक बंद हुआ जा रहा था। रमा रानी आई। राधा और लक्ष्मी भी आ गई। रमा रानी ने मेरा सर सीने से लगा लिया था। मेरा दिल कहता था, रत्ना तो एक बार ज़रूर आएगा, आसानी से नहीं भूलेगा हमें। उनकी आवाज़ गुलूगीर हो गई। मुझे फ़ौरन ही कोई इक़दाम उठाना था, वरना एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो जाता। नौशाद अलग सर खुजा रहा था। मैंने रमा रानी से खुद को छुड़ाते हुए कहा, नौशाद साहब, ये सब कुछ क्या है? हैं? अम्मा तुम बताओ, मैं क्या बताऊं? तुम तो हमसे भी पुराने खिलाड़ी निकले। नौशाद ने कहा। ये मुझे रत्ना कह रही हैं? नौशाद की बजाय रमा रानी बोली। फिर उनके चेहरे पर बड़ा कुर्ब उभर आया। उन्होंने इधर उधर देखा। आप रत्ना? पर इनका नाम रत्ना तो किसी तरह हो ही नहीं सकता। ये मसूद अहमद है। वैसे रमा जी, आपको धोखा भी हो सकता है, नौशाद ने कहा। हाँ, ऐसा ही हुआ है, माफ़ी चाहती हूँ, रमा ने सिसकती हुई आवाज़ में कहा। आइए, आप लोग अंदर आइए। लक्ष्मी, तुम कैसी हो? ज़रा तुमसे कुछ बातें करनी है। रमा जी, आपकी महफिल सज गई? नौशाद ने पूछा। अभी कुछ देर है, मगर आइए, रमा रानी ने कहा। नौशाद लक्ष्मी के साथ अंदर चला गया। मुझे बड़े से कमरे में ले जाया गया। बुरी तरह घबराहट सवार थी। मुझ पर तो दोहरी बीत रही थी। इन लोगों से राब्ते थे और फिर बनारस में जो कुछ हुआ। मालती अलबत्ता बिगड़ गई। अरे बहुत बन रहे हो रत्ना जी, हम ना पहचानेंगे तुम्हें। भाग गए ठीक होते ही। कृष्णा का हाल भी पूछा है कभी तुमने? क्यों बक बक कर रही हो मालती? अगर ये वो भी हैं तो रत्ना तो नहीं थे। हमने नाम रख दिया था इनका रत्ना। उस वक्त ये बीमार थे, अब ठीक हो गए। जाओ तुम अपना काम करो, रमा रानी ने उसे डांटा। अरे अच्छे ठीक हो गए, वाकयात ही भूल गए। चल तू बाहर चल, बके जा रही है। रमा रानी मालती को बाहर ले गई। राधा रह गई थी। उसने दुख भरे लहजे में कहा, कृष्णा, जब से तुम गए हो बीमार है, चुप रहती है, अंदर अंदर घुटती है, सूख कर कांटा हो गई है। इलाज हो रहा है, मगर उसका इलाज तुम्हारे पास है, मिलोगे उससे। हो सकता है मेरी सूरत किसी रत्ना से मिलती हो, मगर मेरे सिलसिले में आप लोगों से भूल हो रही है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हाँ, मुझे ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि मैंने बनारस में आप लोगों को ज़रूर देखा है।
काशी जी में? हाँ, वहाँ तो हम कभी गए नहीं, राधा उदास लहजे में बोली। जब तक यहाँ रहा शदीद घुटन का शिकार रहा। कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि वो फरेब था भोरिया चरण का और वो जाल था उसका। वो सब अरवाहें खबीसा थीं, मगर कितनी खौफनाक कोशिश की थी उस कमबख्त ने। वापसी पर नौशाद ने भी बड़ी हैरत का इजहार किया। लक्ष्मी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं रत्ना हूँ। भगवती प्रसाद ने दूसरे इंतजामात किए। हम शाम की गाड़ी में बैठ भटंडा चले गए। रात को वहाँ पहुँचे। यहाँ भी ठहरने का इंतजाम एक घर में किया गया था। सुबह को रानी साहिबा से इजाज़त लेकर उनकी खिदमत में हाजिरी देना थी। जिस घर में क़याम किया गया था वो पुराने तर्ज का और बहुत वसी था। लकदक अहाता जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी फूटी थी। कतार में बने हुए कमरे, अहाते में इमली के बेशुमार दरख्त। जिस कमरे में मैं और नौशाद ठहरे थे वो भी बहुत बड़ा था। उकब में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिसमें सलाखें नहीं थी, बस पट लगे हुए थे। खाने वगैरह का इंतज़ाम एक मुसलमान होटल से किया गया था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मौजू वही रमा रानी थी। ज़रूर कोई ऐसी शख्सियत थी जो बिल्कुल तुम्हारी हम शक्ल हो, नौशाद ने कहा। ऐसा ही लगता है। लक्ष्मी कह रही थी कि उसकी बहन किशना रत्ना की जुदाई से पागल हो गई है। वो उसे चाहती थी। वैसे यार तमाम बहनों में सबसे ज़्यादा हसीन थी वो। ये वाकई ताज्जुब हुआ है। हाँ, बाज़ औक़ात बड़े अजीब वाक़यात होते हैं। बहुत देर तक हम बातें करते रहे। फिर नौशाद सो गया। मैं खुली खिड़की से बाहर तारीक रात में झांक रहा था। मेरा बिस्तर खिड़की के ऐन सामने था। इमली का एक घना दरख्त थोड़े ही फासले पर नज़र आ रहा था जिसका फैलाव बेहद वसी था। उसकी मुनासबत से उसका तना चौड़ा था। मैं बेख्याली के आलम में उसे ही देख रहा था। किशना बार बार दिमाग में उभर रही थी। वो तो सब जेली थे जो बनारस में मुझे मिले थे, लेकिन कम वक्तों ने किसी भी बात पर भी तो शक ना होने दिया था। सब कुछ बिल्कुल वही था सिवाय उस आखिरी रात के। मगर मैं किशना के लिए क्या करता? अगर उससे मिल भी लेता तो क्या होता सिवाय दिल पर बोझ लेने के। फिर मेरे ख्यालात का तलिस्म टूट गया। जो कुछ देखा था खुली आंखों से देखा था, कोई वहम नहीं था। इमली के दरख्त से एक सफ़ेद साया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एहतियात के साथ नीचे उतर रहा था। मैं उछल कर बैठ गया। कोई इंसान ही था, मगर कौन? उसने ज़मीन पर कदम जमाए और फिर उसका रुख खुली खिड़की की तरफ हो गया। वो इधर ही आ रहा था। मेरे बदन में सनसनी दौड़ने लगी। कुछ देर के बाद पुरस्कार सफ़ेद साया खिड़की के पास पहुंच गया। अब वो उस पर चढ़ रहा था। मैं पलंग पर पाँव लटकाए बैठा उसे देख रहा था। कमरे में अंधेरा था, जबकि बाहर मध्यम मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बाहर से आने वाले को यकीनन इस तारीख कमरे में कुछ नज़र नहीं आया होगा, लेकिन वो कौन है? कोई चोर या फिर कुछ और? कुछ और का मुझे ख्याल इसलिए आया था कि वो मेरे सामने इमली के दरख्त से नीचे उतरा था। दिल चाहा कि नौशाद को जगा दूं, मगर ऐसा ना कर सका। नौशाद करेगा भी क्या सिवाय शोर मचाने के। साया खिड़की के रास्ते अंदर गया था। मैं सांस रोके उसे देख रहा था। कुछ लम्हों के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कोई औरत है और दर हकीकत उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो दोनों हाथ फैलाए आगे बढ़ रही थी और इससे पहले कि मैं उसके बारे में कोई फ़ैसला करता, वो नौशाद के पलंग से टकराई और उस पर ढेर हो गई। टूट गया। बचाओ बचाओ, नौशाद चीखा और उसके साथ ये साया भी चीख पड़ा। निस्वानी चीख के साथ ही आवाज़ उभरी, नहीं, भगवान के लिए नहीं। इस बार नौशाद की आवाज़ संभली हुई थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें भगवान का वास्ता। कौन हो तुम? नौशाद घिघिया कर बोला। उसी वक्त मैं अपनी जगह से उठकर रोशनी जलाने गया। गालिबन 25 वोल्ट का निहायत धुंधला और पुराना बल्ब यहाँ लगा हुआ था, जिसकी मध्यम रोशनी भी बहुत बदनुमा किस्म की थी। नौशाद ने लड़की को छोड़ दिया और लड़की अंधों की तरह दौड़ी। इस बार वो मुझसे टकराते टकराते बची थी। उसने मुझे भी देख लिया और उसका चेहरा मजीद दहशत ज़दा हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और रुंधी हुई आवाज़ में बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए ऐसा ना करो, तुम्हें दुआएं दूंगी। मैंने लड़की को बगौर देखा। चीथड़े झूल रहे थे उसके बदन पर। सफ़ेद लिबास मटियाला हो रहा था और जगह जगह से फटा हुआ था। नकूश बेहद जाजिबे नज़र। आंखें बड़ी बड़ी मगर खौफ में डूबी हुई। बाल घने और स्याह मगर बुरी तरह उलझे हुए। उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं होगी। नौशाद भी अपने पलंग से नीचे उतर आया। वो लड़की को सर से पांव तक देख रहा था। हमने तुम्हें पकड़ा कहाँ है? और मगर? नौशाद ने छत की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। ये टपकी कहाँ से है? नौशाद के लहजे में तमस्खर था। मुझे ये बेरहमी महसूस हुई। मैंने नर्म लहजे में कहा, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। जिस खिड़की से तुम आई हो दिल चाहे तो इससे, वरना ये दरवाज़ा सामने है। तुम यहाँ रहते हो? हाँ।
मुझे कुछ खाने को दोगे? कोई भी चीज़, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, प्यासी भी हूँ, कोई भी चीज़ दे दो, चाहे वो इतनी सी हो, सूखी रोटी का टुकड़ा भी हो तो खा लूँगी, बस इतना सा। उसने आजिज़ी से कहा, कुछ इंतज़ाम करो नौशाद। ऐं? हाँ अभी लो, नौशाद ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लड़की ने खौफ भरी नज़रों से दरवाजे को देखा, फिर खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर बोली, वो किसी को बता तो ना देगा? वो उन्हें खबर तो ना कर देगा? किसे? उन्हें उन्हें वो सब लोना चमारी के दासी हैं। लोना चमारी मुझे भी, वो मेरे खून से नहाएगी, पहले मेरी गर्दन काट देगी, फिर उसे ऊपर लटका देगी, इस तरह मेरे शरीर को भी। मेरा खून उस पर गिरेगा और वो मंतर पढ़ती जाएगी। हाय राम, वो रोने लगी, उसका बदन थर थर कांपने लगा। सुनो सुनो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो मेरा दोस्त है, बस तुम्हारे लिए खाने को लाएगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा वो। 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन। पहले मैं एक सूखे नाले में छुपी रही, वहाँ कुछ लोग नजर आए तो भागकर यहाँ आ गई, इमली के पेड़ पर चढ़ गई, मगर मैंने उन्हें देखा है, वो मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। बड़ी भूखी हूँ, मैंने सोचा इस घर में रसोई होगी, कुछ खाने को मिल जाए तो। उसने सहमी हुई नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। लोना चमारी कौन है? मैंने पूछा। मुझे क्या मालूम, पूछे जा रहे हो, मुझसे बोला नहीं जा रहा, उसने झल्ला कर कहा। बड़ी प्यारी लगी वो इस अंदाज में। मैं खामोश हो गया, बड़ा तरस आ रहा था उस पर, मगर उसकी कहानी बड़ी अजीब थी। दरवाजे पर आहट हुई तो वो चौंक पड़ी। उसने खुली खिड़की की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, फिर दहशत ज़्यादा नज़रों से मुझे, मगर आने वाला नौशाद ही था। उसके हाथों में पत्तों पर बने हुए दोने थे, जिसमें एक में पूरियाँ और कुछ लड्डू रखे हुए थे, दूसरे में तरकारी थी। पूरियाँ बस 3 हैं, थोड़े से लड्डू खा लेना, काम चल जाएगा। नौशाद ये चीज़ें आगे बढ़ाते हुए बोला, और उसने बिल्ली की तरह उन्हें झपट लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। पानी नहीं मिला? उसने पूछा। वो भी आ जाएगा, तुम खाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान करे कभी भूखे ना मरो। वो पूरियाँ टटोलने लगी। बहुत खूबसूरत लड़की थी, मगर बड़ी नाकदरी का शिकार। जो कुछ उसने मुझे बताया वो नौशाद को भी मालूम नहीं था, मगर मैं उसकी कहानी में उलझा हुआ था और नौशाद उसे मुसलसल घूर रहा था। उसने एक सालिम पूरी मुंह में ठूंस ली थी और दूसरी हाथ में दबा रखी थी। साथ साथ वो बोलती भी जा रही थी। बस उनका खतरा है, वो मुझे जगह जगह खोजते फिर रहे हैं। वो तो मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, वरना उनके हाथ आ जाती, भगवान करे। अचानक दरवाजे का पट जोर से खुला और वो दहशत से चीख पड़ी। उसके साथ ही बिजली सी कूद गई। ऐसी नपी तुली छलांग लगाई उसने कि सीधी खड़ी होकर बाहर जा गिरी। इस तरह दरवाज़ा खुलने से हम दोनों भी उछल पड़े। हमारी गर्दनें दरवाजे की तरफ घूम गई। भगूती प्रसाद था, पानी का बर्तन संभाले अंदर घुस आया और अहमकों की तरह मुंह खोलकर हमें देखने लगा। फिर मैंने और नौशाद ने बैक वक्त खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी और बाहर झांकने लगे, लेकिन बाहर बेकरां सन्नाटा फैला हुआ था, उसका नामो निशान भी ना था। मेरे साथ नौशाद भी खिड़की से बाहर आ गया और हम उसे तलाश करने लगे। मैंने चीख कर कहा, तुम्हें कोई खतरा नहीं, वो हमारा साथी था जो तुम्हारे लिए पानी लाया। अगर तुम दरख्त पर चढ़ गई हो तो नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आधे घंटे तक झक मारते रहे और भगवती प्रसाद हमें खिड़की में खड़ा झांकता रहा। उसका कोई नामो निशान ना मिला था। मेरे जहन में शदीद झल्लाहट पैदा हो गई। गुस्से के आलम में मैं उस खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। तुम इंसान हो या गधे? मैंने भगवती प्रसाद से कहा। पता नहीं, वो बौखला गया। यूं बैल की तरह टक्कर मार कर अंदर आते हैं क्या? नहीं जी, वो पागल, अहमक, गधा। नौशाद भी गुर्राया। अब मैं क्या करूं? दफ़ा हो जाओ। तो पानी छोड़ जाऊं? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नौशाद पाँव पटक कर बोला और भगवती प्रसाद फुर्ती से बाहर निकल गया। बहुत बुरा हुआ यार, वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई। क्या हसीन लड़की थी, न जाने किससे खौफ ज़दा थी। मैं गहरी सांस लेकर पलंग पर आ बैठा, सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हो गया था। कुछ बताया था उसने? नौशाद ने पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, बस वो खौफ ज़दा थी, कह रही थी कुछ लोग उसकी तलाश में हैं। अफसोस वो कुछ खा भी ना सकी। गलती मुझसे हुई थी, खाने के लिए भगवती को जगाना पड़ा था। ये खाना उसके पास बचा हुआ रखा था। मैंने उससे पानी लाने के लिए कहा और खाना लेकर आ गया। मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, इसलिए उससे कह दिया था, मगर वो कौन थी कुछ नहीं मालूम मुझे। मैंने कहा, उस वक्त मैं एक अजीब ख्वाब देख रहा था। मैं देख रहा था कि मैं एक ऊंचे से दरख्त की शाख पर बैठा हूँ। शाख की मोटी लकड़ी मेरे वजन से चरचरा रही है, फिर वो टूट गई और मैं नीचे गिरने लगा, और ऐन उसी वक्त वो मेरे ऊपर आ गिरी। मैंने सोचा था कि दरख्त मेरे ऊपर आ गिरा, मगर यार बड़ी याद आ रही है, वो बहुत खूबसूरत थी। नौशाद खुद ही मुझसे बेतकल्लुफ़ हुआ था। मैं कभी उससे ज़्यादा बेतकल्फ़ी का मुजाहरा नहीं करता था। यहाँ तक कि जब वो रमा रानी के कोठे पर गया था, तब भी मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था।
बाहर तो मैंने लड़की के सिलसिले में उससे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। वो अपने पलंग पर लेटा हुआ बोला, ये खिड़की भी बंद नहीं की जा सकती। क्या तुम्हें नींद आ जाएगी मसूद? सोना तो है ना, वरना सुबह को तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने जवाब दिया। यही मैं कहना चाहता था। हालांकि क्या ही अच्छा होता कि वो भी हमारे साथ होती। खैर, जो चीज़ तकदीर में नहीं होती, इंसान कितनी ही कोशिश करे। नौशाद जुमला अधूरा छोड़कर करवट बदल कर लेट गया। मुझे इस जहनियत से नफरत थी। कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हालांकि मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। मेरी तो खैर सोचें ही मुख्तलिफ होती थीं, और हैरान कुन बात यह थी कि आम जिंदगी में भी मुझे ऐसे ही वाक़यात का सामना करना पड़ता था जो आम वाक़यात नहीं होते थे। उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। लूना चमारी, खून का गुस्सा, ये सारी बातें बेमकसद नहीं थी। उसे कैद रखा गया था। यकीनी तौर पर उसने कोई ऐसा मंजर देखा होगा जिसकी बिना पर उसके जहन में यह तासुर पैदा हुआ। न जाने किसकी औलाद थी, न जाने कौन थी। बेचैनी से करवटें बदलता रहा और बिलाखिर नींद आ गई। दूसरी सुबह खूब देर तक सोया था। जागा तो नौशाद नजर नहीं आया। खिड़की पर निगाह पड़ी, इमली के दरख्तों को देखा। रात का मंजर निगाहों में उजागर हो गया। हड़बड़ा कर उठा और खिड़की के करीब पहुंच गया। जमीन खिड़की से ज्यादा नीचे नहीं थी। लड़की का ख्याल मुसलसल दिल में आ रहा था कि कहीं खौफजदा होकर दोबारा किसी इमली के दरख्त पर तो नहीं जा बैठी। जायजा लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैं नीचे उतरकर इमली के उस दरख्त के पास पहुंच गया जिससे मैंने उसे उतरते देखा था। कच्ची जमीन पर कदमों के निशानात बने हुए थे। वो नंगे पांव ही थी और उसके पैरों के निशानात साफ नजर आ रहे थे। अगर वो कोई धोखा होती, कोई बुरी रूह होती, तो कदमों के ये निशानात यहाँ ना मिलते। मैं उन निशानात की खोज करने लगा। निशानात दरख्त से खिड़की तक आए थे, और इसके बाद जब वो वापस खिड़की से कूदी थी तो वो ज्यादा गहरे थे। मैं उनका जायजा लेता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन फिर थोड़े ही फासले पर जाकर वो निशानात गुम हो गए, क्योंकि ज़मीन सख्त थी और अगर थोड़े बहुत निशानात बने भी होंगे तो हवा ने उन्हें मिटा दिया था। इमली के बहुत से दरख्त यहाँ मौजूद थे जिनकी शाखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मैं भरपूर निगाहों से उन शाखों के दरमियान झांकने लगा। एक एक दरख्त के नीचे पहुंचा, आवाज़ें भी देता रहा, फिर एक लंबा चक्कर काट कर वापस आया। मुझे इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर मायूसी ही हुई थी। अभी वापस खिड़की के नज़दीक नहीं पहुंचा था कि नौशाद की आवाज़ आई, लो तुम भी वही कर रहे हो जो मैं 2 घंटे तक कर चुका हूँ। नहीं भाई, अब वो इमली के किसी दरख्त पर नहीं है, इस इमारत से भाग चुकी है। मैंने किसी कदर शर्मिंदा से अंदाज में नौशाद की सूरत देखी और गर्दन झटक कर बोला, बाहर तो मैं उसके लिए गमज़दा हूँ। गमज़दा तो हम भी हैं प्यारे भाई, मगर अब क्या किया जाए। आओ अंदर आओ, नाश्ता ठंडा हो चुका है बिल्कुल। मैंने भी इखलाकन तुम्हारी वजह से नाश्ता नहीं किया, बहुत देर से नाश्ता रखा हुआ है। खिड़की ही के रास्ते हम दोनों अंदर आए थे और फिर नौशाद ने नाश्ते का ट्रे उठाकर आगे कर लिया। चाय वगैरह भी मौजूद थी जो अब इतनी गर्म नहीं रही थी, लेकिन हमने वो ठंडी चाय ही पी ली। मैं चौंक कर भगवती प्रसाद के बारे में पूछने लगा तो नौशाद ने बताया कि वो महल जा चुका है और सारी बातें करके ही वापस आएगा। भटंडा कैसी जगह है? मैंने सवाल किया। बहुत बड़ा शहर नहीं है, फिर भी अच्छी खासी आबादी है। ज़रा इन मामलात से निमट लें, 1-2 दिन घूमेंगे। रानी महावती से मुलाकात के बाद ही फुर्सत हो सकेगी। जादू टोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है नौशाद साहब? भैया कभी वास्ता नहीं पड़ा, हालांकि लोगों से तरह तरह की कहानियाँ सुनने को मिली हैं। कोई इन हसीन चुड़ैलों की दास्तानें सुनाता है जो राहगीरों पर आशिक हो जाती हैं और राहगीरों के ऐश हो जाते हैं। सच्ची बात ये कह रहा हूँ कि बाहर वीरानों में उन चुड़ैलों की तलाश में निकले, लेकिन इतने बदकिस्मत हैं कि वो भी हमें देखकर भाग जाती हैं। क्यों? तुमने ये सवाल क्यों किया? क्या रात की लड़की पर कोई शक कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे वो इमली के दरख्त से उतरी थी। क्या? नौशाद ने चौंक कर पूछा। हाँ, रात को पूरी कहानी मैं तुम्हें सुना ना सका। आंख खुल गई थी मेरी। मैं पलंग पर पांव लटकाए बैठा था कि मैंने उसे इमली के दरख्त से उतरते हुए देखा, और इसके बाद वो खिड़की से अंदर आ गई। डरा रहे हो? नौशाद ने खौफजदा सी हंसी के साथ कहा, और मुझे भी हंसी आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा कसम खाओ, क्या वो चुड़ैल थी? नौशाद ने पुरखौफ लहजे में कहा। नहीं नौशाद साहब, चुड़ैल तो वो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, तो हो भी नहीं सकती, मगर हमें चुड़ैलों का तजर्बा भी तो नहीं है। ए निकलो यहाँ से, तुमने तो वाकई हमें दहशत ज़दा कर दिया। वैसे भी ये घर भूत घर मालूम होता है, टूटा फूटा। ए लाहौल वाला कुआ था, किस खौफ का शिकार कर दिया। आओ बाहर बैठें। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अगर ये भूत ये साजो सामान उठाकर ले गए तो मुसीबत नहीं हो जाएगी? भाई मैं सच बता रहा हूँ, अब मुझे इस वीरान जगह से डर लगने लगा है, और मुझे मज़ीद खौफज़दा तुम ना करो।
और अगर वो रात को हमारे कमरे में रह जाती तो मुझे क्या मालूम था कि वो भूतनी या कमबख्त। सुना है भूतनियाँ और चुड़ैलें ऐसे ही दरख्तों पर बसेरा करती हैं। अरे बाप रे, मैं तो तुमसे पहले उसे इमली के दरख्तों पर तलाश करता फिरा हूँ, ये सोच कर के कहीं वो किसी शाख पर सो ना रही हो। पता नहीं किससे खौफजदा थी, कोई बात ही नहीं हुई तुमसे? कोई खास बात नहीं, भूखी थी बेचारी। मैंने बातें करने की कोशिश की तो झल्ला गई, कहने लगी मैं भूखी और मुझसे बोला नहीं जा रहा और तुम सवाल ही किए जा रहे हो। तो फिर वो चुड़ैल नहीं होगी उस्ताद, भला उन भूत प्रेतों को खाने पीने से क्या दिलचस्पी, और अगर हो भी तो उनके लिए क्या मुश्किल, जहाँ से जो दिल चाहे हासिल कर लें। अरे बाप रे, पता नहीं कमबख्त भगवती प्रसाद कब वापस आएगा। आओ कम से कम दरवाजे पर तो बैठते हैं। नौशाद वाकई खौफजदा नजर आ रहा था। मैं सिर्फ उसकी वजह से बाहर निकल आया, वरना भला इस किस्म की बातों से खौफ का क्या ताल्लुक। मैं सिर्फ उसकी भगवती प्रसाद भी 12:30 बजे के करीब आया और खाने पीने का इंतजाम करके लाया था। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो, कम से कम काम की बातें करके ही आते हो। चलो ये खाने का बंडल मुझे दे दो, हमारे लिए लाए हो ना। अच्छा, अभी से खा भी लिया, नौशाद ने कहा। दीवान कालीदास ने मुझे मजबूर कर दिया था और कहा था कि खाना खा कर जाऊं। अच्छा, मुलाकात हो गई उनसे? हाँ, दीवान कालीदास ही से मुलाकात होगी। 4:30 बजे हमें महल पहुंच जाना है, माँ सामान। फिर दीवान कालीदास की निगरानी में वो साड़ियाँ सजानी होंगी। फिर रानी महावती 6:30 बजे उनका जायज़ा लेंगी और अपनी पसंद का इजहार करेंगी। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि काम आज हो जाएगा। मैंने कहा, भाई भगवती प्रसाद, इस घर के अलावा और कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास ठहरने के लिए? अगर बाद में भी इस घर में ठहरना पड़ा तो कम से कम मैं तो नहीं रुकने का, वापस चला जाऊंगा। क्यों, इस घर में क्या हो गया? भगवती प्रसाद ने नौशाद को घूरते हुए पूछा। बेटा, रात को हमारे कमरे में सोता तो पता चलता कि इस घर में क्या हो गया। चुड़ैलें घुस आती हैं इमली के दरख्तों से नीचे उतरकर, नौशाद ने कहा। ना नौशाद जी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत सी बार यहाँ अकेले सो चुके हैं। तुम तो 2 हो, तुम खुद भी किसी भूत से कम नहीं हो। खैर, देखा जाएगा, हम तो वैसे भी चुड़ैलों से खासी उनसियत रखते हैं। नौशाद ने मुझे देखकर आंख मारी, लेकिन मैंने उसकी बातों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली थी। उस लड़की की बेबसी का एहसास उस वक्त भी मेरे दिल में मौजूद था। बेचारी खाना भी नहीं खा सकी थी और उसे खौफजदा होकर भागना पड़ा था। न जाने क्या किस्सा था उसका। 4:30 बजे सब लोग तैयार हो गए, सामान बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया और हम उसे लिए हुए महल चल पड़े। ज़माना कदीम में महलों का क्या तस्वुर होता होगा वो एक अलग बात थी, मगर मैंने महल वगैरह कम ही देखे हैं। ये महल भी बस महल क्या था, अलबत्ता इसे एक हवेली कहा जा सकता था। पुरानी तर्ज की तामीर थी, बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरी ज़्यादा थे। वैसे ये सच था कि रियासतें बेशक ख़त्म हो गई थीं, लेकिन उनकी बाकियात आज भी उसी शान व शौकत की हामिल थीं। हवेली में मुलाजमों की जैसे पूरी फ़ौज थी, चारों तरफ से निकल रहे थे। हमें फ़ौरन ही खुशामदीद कहा गया। मुलाजमीन ने हमारा सामान उठाया और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत हॉल में पहुंचा दिया गया। गहरे सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आवेज़ां थीं। संगी मुजस्मे सजे हुए थे। कदादम तस्वीरें यकीनी तौर पर उस ख़ानदान के पुराने बुजुर्गों की थी। मैंने गहरी निगाहों से उस महल का पहले जायज़ा लिया जो मैंने देखा था, लेकिन नौशाद के इशारे पर हम जल्दी जल्दी अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। दीवान कालीदास अभी हमारे पास नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त जब हम साड़ियों को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा रहे थे, दरवाज़ा खुला और दीवान जी अंदर आ गए। नौशाद ने उन्हें गर्दन खम करके ताज़ीम दी थी। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा। भगवती प्रसाद मेरा साथ दे रहा था। नौशाद कहने लगा, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हम वक्त पर पहुंच गए। मैंने रानी साहिबा से बात कर ली है, वो बस शाम को 6:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगी। मैंने उसकी आवाज़ को सुनकर गर्दन घुमाई और इत्तफाक से उस वक्त कालीदास ने भी मेरी तरफ देखा। कालीदास ही था, बिल्कुल काली रंगत, इतना काला कि शायद अंधेरे में नज़र भी ना आए। बड़ी बड़ी मूछें जो उसके रुखसारों से भी निकली हुई थी, बहुत ख़ास किस्म का लिबास पहने हुए, आंखें गहरे से आज चेहरे पर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही थीं, लेकिन चेहरा पुररोब। उसने मुझे देखा और दफ़ातन ही मैंने उसके चेहरे पर एक तगय्युर महसूस किया। उसकी तेज़ आंखें मेरा जायज़ा लेने लगीं। बस एक निगाह देखने के बाद मैं फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन दिमाग में एक खलीज से पैदा हुई। उसके चेहरे पर चौंकने का सा अंदाज था। न जाने क्यों, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि खामोशी से हमें काम करते देखता रहा। नौशाद से उसकी मुसलसल बातें हो रही थीं। महाराज, आप भी एक नज़र डाल लें और ज़रा हमें बताएं कि हमने जो मेहनत की है वो रानी साहिबा को पसंद आएगी या नहीं। ये मेरा काम नहीं है, तुम अपना काम करो खामोशी से।
कालिदास की आवाज़ भी बड़ी भरपूर थी। मैंने अपने काम से फरागत हासिल करके एक बार फिर दीवान कालिदास को देखा और मुझे फिर उसी कैफियत का एहसास हुआ। उसकी आंखों में शक के से तासुरात थे। वैसे काला रंग होने के बावजूद उसे भयानक शक्ल का मालिक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे बहुत अजीब सा लगा था। जब मैंने अपना काम कर लिया तो कालिदास कहने लगा, अब तुम बाहर जाकर आराम से बैठो या भी कुछ काम बाकी है। आपका जो हुक्म महाराज, जैसा आप कहें वैसा करेंगे हम। नौशाद ने कहा, तो फिर आओ बाहर आ जाओ, मैं यहाँ ताला लगवाए देता हूँ। तुम बैठो, खाओ पियो और उसके बाद 6:30 बजे रानी महावती जी यहाँ पहुँच जाएंगी। हमारा काम खत्म हो गया था। चुनाचे हम तीनों बाहर निकल आए। दीवान कालिदास ने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि हमें आराम से बिठाया जाए और हमारी खातिर मदारत की जाए। जिस कमरे में यह सामान सजाया गया था वहाँ से थोड़े ही फासले पर एक जगह पर हम जाकर बैठ गए और मुलाजमीन ने हमें फल वगैरह ला कर रख दिए हमारे सामने। नौशाद ने कहा, कहो लुत्फ आ रहा है या नहीं? मैंने चौंक कर नौशाद को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ये दीवान कालिदास था, सूरत से नहीं लगता। नौशाद ने कहा और हंस पड़ा। भगवती प्रसाद बोला, नहीं महाराज, ऐसी बातें ना कहें। अगर किसी के कानों तक पहुंच गई तो शामत आ जाएगी हमारी। बेशक अब रियासतें नहीं रहीं, लेकिन इन लोगों की शान व शौकत वही है। ज़रा सी देर में गर्दनें उतरवा दिया करते हैं। तो मैंने क्या कह दिया ऐसा भगवती प्रसाद? महाराज एक बात ही तो कही है। वैसे ये समझ लो मसूद के कालिदास जी का नाम उनकी पैदाइश के बाद ही कालिदास रखा गया होगा। जाहिर है नाम तो पैदाइश के बाद ही रखे जाते हैं, लेकिन सोचने वालों को ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आई होगी। इनकी शक्ल देखी और फौरन एक काली देवी का तस्वुर जहन में आया। सो कालिदास महाराज कालिदास बन गए। तुम्हारी मर्जी है, जो दिल चाहे कहो। अपनी बात के जिम्मेदार खुद हो गए। भगवती प्रसाद, ऐ तो यहाँ सुन कौन रहा है, तो जान ही निकल जा रही है। नौशाद ने हंसते हुए कहा और फिर एक बड़ा सा खूबसूरत सेब उठाकर उसे दांतों से कुतरने लगा। क्या बात है, आखिर क्या बात हो सकती है? कालिदास का अंदाज चौंका हुआ क्यों था? वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा था, जैसे उसे मेरी ज़ात पर कोई शक हो? मगर नौशाद से उसके बारे में कहना वैसे भी गैर संजीदा और लाउबाली सा आदमी था वो। रानी महावती को 6:30 बजे ही आना था, मगर वो 5:45 बजे आ गई और मुलाजिम हमारे पास दौड़ते हुए आए थे और उन्होंने कहा, होशियार हो जाओ, रानी जी आ रही हैं। कई अफराद थे, उनके बीच रानी महावती आ रही थी। मैं भी नौशाद और भगवती प्रसाद के साथ खड़ा होकर उनकी शान शौकत देखने लगा। कुछ खादमाएँ, कुछ खादिम, साथ में कालिदास भी था जो अलग ही नज़र आ रहा था। महावती दराज कामत निहायत खूबसूरत औरत थी। सुर्खो सफ़ेद सेब जैसी रंगत, बाल घटाओं जैसे, इतने के यकीन ना आए। चेहरे पर एक अनोखा बांकपन और आंखों में बिजलियां कूदी हुई। बड़े वकार से एक एक कदम रखती हुई वो आगे आई और मैंने महसूस किया कि कालिदास आहिस्ता से कुछ बिदबिदा रहा है, जिसके जवाब में रानी महावती ने खसूसन मुझे देखा। फिर उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर गड़ी रही थीं और मुझे यूं लगा जैसे वो कुछ उंगलियां मेरे चेहरे को टटोल रही हों। बेइख्तियार जी चाहा कि चेहरा टटोल कर देखूं, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। वो बिल्कुल करीब आ गए और मैंने उनसे नज़रें मिलाईं। उसने बेइख्तियार दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा दिए। उसकी पुरशोक नज़रें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। कालिदास ने कहा, दरवाज़ा खोलो भगवती। जी महाराज। भगवती प्रसाद ने नौशाद को देखा और नौशाद ने दरवाज़ा खोल दिया। रानी भी जैसे संभल गई। फिर पहले वो, उसके बाद हम अंदर दाखिल हुए। रानी हमारी लाई हुई साड़ियाँ देखने लगी, मगर उसके अंदाज में लापरवाही थी। वो बार बार मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाती। फिर उसने कहा, तमाम साड़ियाँ बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत हैं, हमें पसंद आई। कालिदास, जी रानी जी। कालिदास 2 कदम आगे बढ़ा। हमें तमाम साड़ियाँ पसंद आई हैं, इन सबको संभाल कर रखवा दो और ताजरों को उनकी मुँह मांगी कीमत अदा कर दो। तुम्हारा नाम भगवती प्रसाद है ना? रानी महावती ने भगवती प्रसाद की जानिब उंगली उठाकर कहा। भगवती प्रसाद दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। जी महारानी जी। भगवती प्रसाद, ये लोग बहुत अच्छी साड़ियाँ बनाते हैं। मैं इनसे कुछ और काम करवाना चाहती हूँ और इस काम के डिज़ाइन में बनवा कर इनके हवाले करने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम लोग साड़ियों की कीमत और अपना इनाम वसूल करो। इनमें से एक आदमी को मेरे पास छोड़ दो, वो यहाँ हमारा मेहमान रहेगा और बाद में हमारा नया हुक्म लेकर वापस पहुँचेगा। इस आदमी को यहाँ छोड़ दो, इसके लिए यहीं क़याम का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। रानी महावती ने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा। भगवती प्रसाद एक बार फिर हाथ जोड़कर झुक गया। जो हुक्म महारानी जी। महावती फौरन ही घूमी और पलटकर दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका हुक्म आखिरी था और उसमें किसी रद्दोकदा की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैं साकित रह गया। कालिदास ने हम तीनों से कहा,
तुम लोग एहतियात के साथ ये साड़ियाँ पैक करवा दो और तुम में से एक भगवती प्रसाद तुम मेरे साथ चले आओ और इनकी कीमतों की बात करके मुझसे रकम वसूल कर लो। आओ तुम दोनों बराए करम ये काम कर डालो। दीवान कालिदास जी भगवती प्रसाद को लेकर बाहर निकल गए और नौशाद ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। यार यूं समझ लो तकदीर चमक गई। हाजी साहब तो इतने खुश होंगे कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगर ये कमीना भगवती प्रसाद इन साड़ियों की क्या कीमत मांगेगा। यार कहीं ये गड़बड़ ना कर जाए। क्या उसे इनकी कीमतों का अंदाज़ा नहीं है? खैर ऐसी बात नहीं, आदमी तो बहुत सियाना है और मुझसे ज़्यादा कारोबारी गुर जानता है। बनिए की औलाद है और तुम समझते हो बनिए कितने तेज़ होते हैं, लेकिन कहीं बीच में टंका ना लगा जाए। चलो इसे भी संभाल लेंगे। वैसे उसे कीमतें मालूम है, वो हमारा मुस्तकिल एजेंट है। ये बात तो रही अपनी जगह। यार ज़रा ये साड़ियाँ उठवाओ, देर ना करो, मुनासिब ना होगा। नौशाद मेरे साथ साड़ियाँ उठवाने में मसरूफ़ हो गया। फिर बोला, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये सब कुछ जो है सो है, मगर तुमने रानी साहिबा की नज़रों में कुछ महसूस किया क्या?